Children, now we are going to start the next part of this unit, that is impulse. नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं इम्पल्स. इससे पहले हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्क्राइब की, इसके पहले हमने इनर्शिया बताया, इसके पहले हमने और कई चीजें जैसे आपका फोर्स बताया क्या होता है. इसके अलावा हमने इसमें आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उनका एक दूसरे से डेरिवेशन, वो सारी चीजें पीछे बता दी. अब इसी में कंटिन्यूएशन में आगे एक और टॉपिक आता है, उसे इम्पल्स कहते हैं. अब इम्पल्स क्या होता है? बेसिकली दिस इज नथिंग बट द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स. किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं. अब देखिए टोटल इफेक्ट का मतलब भी समझेंगे. तो बेसिकली क्या है ये? टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स. टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स. अब टोटल इफेक्ट का मतलब समझते हैं. अब देखिए दो एग्जांपल आपको देते हैं. एक एग्जांपल ये है कि कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर आपने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स एक्सर्ट किया, फिर उसी बॉडी पे आपने लार्ज ड्यूरेशन के लिए फोर्स एक्सर्ट किया. अब दोनों केस को हम कैसे डिस्क्राइब करें? चलिए क्रिकेट का एक एग्जांपल लेते हैं. क्रिकेट में क्या होता है, जब बैट्समैन होता है, बैट्समैन जब बॉल आता है वो बहुत तेजी से घुमा के हिट करता है, तो बैट और बॉल का कांटेक्ट बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, तो टाइम इंटरवल स्मॉल है, जिसकी वजह से रिजल्ट ये होता है कि बॉल बहुत दूर तक हिट होकर चला जाता है. ठीक है, एक कंडीशन. दूसरी कंडीशन, जब उतना ही तेज बॉल होता है और प्लेयर क्या करता है, उसको वहीं पर अपने बैट से टकराने भर देता है, वो वहीं गिर जाता है बॉल. दोनों में बैट और बॉल का कॉन्टेक्ट हुआ और दोनों का रिजल्ट अलग अलग है. पहले वाले केस में क्या हुआ? पहले केस में जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग जो बॉल था वो बहुत दूर तक गया, ठीक है, फोर्स. और जब दूसरे वाले केस में बॉल वहीं गिर गया, तो दोनों में इफेक्ट अलग अलग है. ऐसा क्या हुआ कि दोनों में सेम फोर्स से बॉल को थ्रो किया गया था, तो दोनों का रिजल्ट डिफरेंट क्यों हुआ? इस कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या लेते हैं? इम्पल्स लेते हैं. अच्छा देखिए, फिर इसमें जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आप लेते हैं उसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है. जैसे दूसरी क्वांटिटी हमने बताई थी, हमने लीनियर मोमेंटम बताया था आपको. मोमेंटम क्या बताया था? इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी बताया था कि नहीं? हमने एग्जांपल दिया था कि अलग अलग मास की 4 बॉडी रखी हैं, सबके ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करो, क्या सबकी वेलोसिटी इक्वल आएगी? नहीं आएगी. जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई. तो ऐसी एक क्वांटिटी चाहिए थी जो मास और वेलोसिटी दोनों को इन्वॉल्व कर सके, उसको हमने मोमेंटम से डिफाइन किया था. तो अब वो बॉडी का जिसका मास ज्यादा है या कम है, हम क्या किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे? मोमेंटम. ऐसे ही आप फोर्स जो होता है वो कम टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसी फोर्स को ज्यादा टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम की वजह से रिजल्ट फोर्स का अलग अलग है. और वो जो अलग अलग रिजल्ट आ रहा है उसी को टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स से मेजर करते हैं, जिसको हम इंपल्स कहते हैं. तो impulse is nothing but it is the total effect of force which includes force as well as the duration for which the force is applied. जो फोर्स है, और ये फोर्स जरूर नहीं कि आपका कांस्टेंट, वेरिएबल होता है. पहले फोर्स बढ़ सकता है, फिर कम होगा, पहले मैक्सिमम पे जाएगा, फिर मिनिमम जाएगा. तो फोर्स कैसा है? वेरिएबल है. उस वेरिएबल फोर्स से अगर टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई कर दें, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, और जनरली हम इसको एफ एवरेज कहते हैं. एवरेज फोर्स, बिकॉज वेरिएबल फोर्स इज देयर. अगर कांस्टेंट फोर्स है तो रिजल्ट अलग आता है, फिर तो एवरेज और कांस्टेंट दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है. अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसका एवरेज लेकर के डेल्टा टी टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दें, उसे क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं. तो बेसिकली एवरेज, एफ एवरेज क्या है? इट इज एवरेज फोर्स अप्लाइड कितने टाइम के लिए? फॉर ड्यूरेशन. कितना ड्यूरेशन? डेल्टा टी. जितने ड्यूरेशन के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया है उसको हमने एफ एवरेज का, और डेल्टा टी ये टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स हुआ. और इसी को हमने किससे डिफाइन किया? इंपल्स से हमने डिफाइन किया. और जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल फोर्स, तो देखिए डिफरेंशियल फॉर्म में हमने पढ़ा है, बट न्यूटन सेकंड लॉ से एफ क्या होता है? डीपी अपॉन डी. बोलो होता है कि नहीं? डीपी अपॉन डी. और यहां से अगर डीपी अपॉन डी से टोटल इफेक्ट आप देखना चाहते हैं तो बताइए कितना आएगा? टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स. इफेक्ट ऑफ फोर्स, और इसको हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इंपल्स. दैट इज कॉल्ड इंपल्स. आई इज इक्वल टू क्या होगा? एफ डी टी. व्हाट इज दिस एफ? द फोर्स अप्लाइड फॉर हाउ मच ड्यूरेशन? डी टी ड्यूरेशन. फोर्स कितने टाइम के लिए? dt के लिए. और टोटल फोर्स कितना आएगा? अगर हम टोटल फोर्स निकाल लेंगे, मैथमेटिक्स में तो एवरेज होता है, लेकिन जब हम इंटीग्रेट करके लाते हैं उसको टोटल फोर्स कहते हैं. तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे. तो जो इंटीग्रेशन का साइन है ये टोटल बताएगा. अगर एफ डी टी ले रहे हैं तो कितने टाइम के लिए इंपल्स आया? फॉर डी टी. टोटल नहीं आया. अगर टोटल इफेक्ट निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट. तो जिसको हम सम कहते हैं, अगर आप डिस्क्रीट वैल्यूज में सम में निकालते हैं 1 + 2 + 3 + 4, इसे तो सम कहते हैं.
ठीक है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में आप निकालते हो उसको भी सम कहते हैं। तो जो कंटिन्यूअस होता है, टाइम कंटिन्यूअस है, उसमें फोर्स वेरिएबल है, उसको अगर हम टोटल निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैथमेटिकल की टेक्निक है तो इसको इंटीग्रेशन टेक्निक से भी निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया। ये भी इंपल्स का फॉर्मूला हो गया जिसमें फोर्स F is applied for short duration dt. Since the force is variable, so we'll take integrate, so you will get the total effect of force. तो total effect निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ऐसे मान लीजिए जैसे यहां से यहां तक की जर्नी है, पहले इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x है। पहले को dx कह दो, dx1, दूसरे को dx2, तीसरे को dx3 और सबको ऐड कर दो, dx1 प्लस dx2 प्लस dx3 तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और इसको ऐड करने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेट dx कहते हैं। इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये हमने इंटीग्रेशन टेक्निक से इंपल्स को बता दिया, इंपल्स होता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन, इसका यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट। इसकी SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड। क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड। ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी, या केजी में भी ले सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर न्यूटन की वैल्यू रख दीजिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, कितना आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको ग्राफ से भी निकालते हैं। देखिए ग्राफ से कैसे निकाल सकते हो, ग्राफ से आगे भी बताएंगे हम कैसे निकालते हैं ग्राफ से इसको। देखिए ग्राफ से ऐसे निकालते हो, जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी ना, जब डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं तो ग्राफ का क्या लेते हैं, एरिया। क्यों, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ फोर्स इनटू टाइम है, तो फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ है। अगर मान लीजिए इधर आपने फोर्स लिया हुआ, इधर आपने टाइम लिया हुआ है, और ये अगर मान लीजिए इस तरह का ग्राफ आ गया आपका, जिसमें बताओ ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल है कि नहीं। पहले फोर्स बढ़ता है, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होकर मिनिमम हो जाता है। ये पॉइंट O है, ये A है, और ये कितना है, B है। तो इसमें अगर आप इंपल्स निकालोगे, दैट इंपल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन। कौन से वाला रीजन, OABO। ये जो रीजन है पूरा, इसका अगर हम एरिया ले लें तो क्या मिल जाएगा, इंपल्स मिल जाएगा। ठीक है, ये ठीक उसी तरह से है, हमने अभी बताया जैसे हम डिस्टेंस निकालते थे किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो उस तरीके से कैसे आया, देखो हम इसका समझा भी देते हैं। एक छोटा सा पार्ट ले लो, ये ले लिया आपने छोटा सा पार्ट। जितना छोटा सा पार्ट है तो बताओ ये कर्व पाथ भी क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन जाएगा कि नहीं। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया कि नहीं। और लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब हो गया, यहां से आता क्या है, फोर्स, और ये ब्रेथ क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम। तो ये तो डेल्टा टी हो गया, और ये फोर्स हो गया। तो F इंटू डेल्टा टी क्या होता है, इंपल्स होता है कि नहीं। तो ये इतने से टाइम इंटरवल के बीच में इंपल्स आ गया। और यहां से यहां तक क्या ले सकते हैं, वी कैन डिवाइड इनटू द वेरियस स्मॉल स्ट्रिप्स। ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, और जब सबके एरिया को ऐड करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, देन इट विल बी द टोटल इंपल्स। तो इंपल्स के 3 फॉर्मूले हमने बताए। पहला फॉर्मूला ये वाला बनेगा, दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला बनेगा, तीसरा फॉर्मूला एरिया वाला बनेगा। 3 तरीके से आप इंपल्स निकाल सकते हैं। ये इंपल्स को फाइंड करने के 3 अलग अलग मेथड हैं। और इंपल्स का मीनिंग भी हमें समझ आ गया कि इंपल्स का वैल्यू क्या है, कैसे हम इंपल्स को, क्यों हमें इंपल्स की जरूरत पड़ी, इंपल्स को क्यों हमने डिफाइन किया। हमें तो फोर्स का टोटल इफेक्ट देखना था, फोर्स का टाइम के साथ कनेक्शंस हैं। अगर हम किसी गिवन इंपल्स के लिए टाइम को कम या ज्यादा कर देते तो फोर्स बदल जाता है। फोर्स क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे देखो एक और एग्जांपल देते हैं, वही क्रिकेट का दूसरा एग्जांपल देते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके डेली लाइफ में, इंपल्स के काफी सारे एग्जांपल्स हम बता सकते हैं। जब बॉल आता है क्रिकेट प्लेयर में, और जो फील्डर होता है जो बॉल को कैच करता है, और तेजी से अगर बॉल हिट होता है तो जैसे ही बॉल ऊपर से आता है तो बॉल को ऐसे नहीं पकड़ता, वो हाथ आगे नहीं ले जाता। क्या करता है, बॉल जब आता है तो अपने हाथों को लेकर अपने पीछे खींच लेता है। जैसे बॉल हाथ में लगता है, ये ऊपर से बॉल आ रहा है यहां से, तो वो ऐसे पकड़ेगा और पीछे कर लेगा। ऐसा करने से क्या होगा, तेजी से हाई वेलोसिटी से बॉल आ रहा है, यानी कि बॉल के अंदर क्या एक फोर्स है, उसमें एक्सेलरेशन लगा हुआ है, किसी फोर्स से आ रहा है। तो अगर आप सीधा हिट करेंगे तो वो ऐसे टकराएगा, और जब तेजी से टकराएगा तो टाइम क्या होगा, डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। और जब डेल्टा टी की वैल्यू स्मॉल है और फोर्स आपका कैसा है, ज्यादा है, तो इसका मतलब फोर्स आपका क्या करेगा, इंपल्स जो होगा किसी गिवन इंपल्स के लिए फोर्स कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। और जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो क्या करेगा, इंजर्ड कर सकता है, हाथ फट जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। और उसे बचाने के लिए क्या सिखा दिया उसके कोच ने, उसके कोच फिजिक्स पढ़े लिखे थे, उन्होंने फिजिक्स में बताया बेटा ऐसा करो, डेल्टा टी बढ़ा दो। जैसे ही हाथ के कांटेक्ट में बॉल आएगा वो ऐसे पीछे की तरफ हाथ को नीचे लोअर डायरेक्शन में पुल करेगा, और उसके बाद क्या बढ़ा है, डेल्टा टी बढ़ गया है। तो डेल्टा टी बढ़ने से फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
फोर्स का इफेक्ट क्या किया, कम कर दिया। तो F इंटू डेल्टा टी किसके इक्वल हुआ, इम्पल्स हुआ। तो बाई चेंजिंग डेल्टा टी वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज और वी कैन चेंज द फोर्स। और ये बैट्समैन करता है। जब बैट्समैन को बाउंड्री लगानी होती है, सिक्सर लगाना होता है, तो घुमा के तेजी से बॉल पे मारता है और बॉल जाता है दूर। क्यों, डेल्टा टी का टाइम कैसा हो गया, कम हो गया। तो डेल्टा टी जितना कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, बॉल दूर तक जाएगा। और जब बैट्समैन को बॉल वहीं रोकनी होती है अपने पैरों में, तो क्या करता है, जैसे ही बॉल बैट से टकराता है तो बैट को थोड़ा सा पीछे कर देता है, और जैसे ही बॉल टकराता है, टकराने के बाद बैट और बॉल के बीच का जो कांटेक्ट हुआ, जैसे ही पीछे लेके जाएगा डेल्टा टी बढ़ जाएगा। और डेल्टा टी बढ़ाने से फोर्स क्या होगा, कम होगा। और जब बॉल पर फोर्स कम लगेगा तो बॉल कहां गिरेगा, पैरों में गिर जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है, एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, इंपल्स ऑफ फोर्स का। और एग्जांपल बताते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स के। देखिए बड़ा बढ़िया एग्जांपल बताते हैं। जितने भी ये सब एप्लीकेशंस हैं इंपल्स के, जितने भी आपके चाइना वेयर्स या ग्लास वेयर्स होते हैं, आपके कांच के कप हैं, ग्लास हैं, आपने देखा होगा जब वो आप मार्केट से लेके आते हैं तो जिस बॉक्स में उनको पैक करते हैं उसके अंदर उनको रैप कर देते हैं, किसमें, पेपर में रैप कर देते हैं। तो पेपर में रैप करने से क्या होता है, उनके बीच में जब आपस में कोलाइड करेंगे, दो कांच के बर्तन हैं, दो कप हैं, दोनों को पेपर से रैप कर दिया, जब वो टकराएंगे तो दोनों के बीच में 2 लेयर पेपर की आ गई, और पेपर की लेयर के बीच में जब उनके टकराने के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो बढ़ गया। और जब टाइम इंटरवल बढ़ गया तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, फोर्स डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब अगर आप नॉर्मल बिना पेपर में रैप किए हुए 2 कप को आपस में टकरा दें तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, और उस फोर्स की वजह से वो बर्तन टूट सकते हैं, कप या ग्लास कांच का टूट सकता है। लेकिन जब उसको पेपर में आपने रैप कर दिया तो वो टूटने से बच जाएगा, टूटेगा नहीं उतने फोर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से उनको हम क्या करते हैं, रैप करते हैं, किसके अंदर, पेपर के अंदर। और एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा, जितने स्कूटर्स हैं या गाड़ी है, उनमें क्या होते हैं, शॉकर्स प्रोवाइड करते हैं। स्कूटर पर, बाइक पे, इनमें क्या होते हैं, शॉकर्स होते हैं। कार है, उनमें क्या होते हैं, सस्पेंशन होते हैं। शॉकर्स क्या है, शॉकर्स एक तरह का स्प्रिंग है, एक तरह का कैसा स्प्रिंग है। तो जैसे आप सीट पर बैठते हैं और जब कहीं रोड पे चलते हैं, और कहीं रोड पे मान लीजिए आपका कोई डिप है और उसकी वजह से क्या हुआ, किसी पिट के छोटा पिट है कोई, और उसमें आप जाने की वजह से आपका जो स्कूटर है या बाइक है उसमें जर्क आया, और जर्क आने की वजह से आप ऊपर बैठे हैं। आप ऊपर बैठे हैं तो अगर मान लीजिए बिना इसको आप सो करके हैं तो वो फोर्स किधर लगेगा, नीचे, सीधा अर्थ पे लगेगा। फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा भाई, उसमें जब गड्ढे में गिरोगे तो एक फोर्स लगेगा ऊपर, और जब ये तो एक्शन हुआ, रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा, तो एक फोर्स हमारी बॉडी के ऊपर लगेगा। तो यानी कि ऐसा लगेगा जैसे किसी ने नीचे से हमारे ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर दिया है। तो उसका रिजल्ट ये होगा, या तो हम ऊपर जंप कर जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे, या हमारी बॉडी के पार्ट पे इतना फोर्स लगेगा कि जिससे बॉडी के पार्ट में, बॉडी के अंदर इंजरी हो सकती है, टूट सकती है बॉडी। अब उसको बचाने के लिए क्या किया, शॉकर लगाया। तो जैसे ही आपका स्कूटर किसी गड्ढे में जाएगा तो वो शॉकर के ऊपर आप बैठे तो शॉकर क्या करेगा, ऐसे प्रेस होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। और टाइम बढ़ जाने से क्या होगा, इंपल्स में टाइम बढ़ जाने से फोर्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, टाइम बढ़ाते हैं। तो शॉकर्स क्या करते हैं, वो फोर्स का ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, टाइम इंटरवल बढ़ा देते हैं, और उसकी वजह से, इंपल्स की वजह से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड देन वी आर सेफ, एक्शन भी स्लो हो जाएगा, रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा। ऐसे ही और एक एग्जांपल बताते हैं। तो जितने भी, अगर इसी एग्जांपल की हम दोबारा बात करें, इसमें कोई भी गाड़ी बिना शॉकर की अगर होगी तो वो बहुत डेंजरस, उसे हम नहीं चला सकते, ठीक है। साइकिल तक तो चल जाती है, साइकिल इसलिए चल जाती है, साइकिल की स्पीड कम होती है। जब स्कूटी की स्पीड ज्यादा होती है तो उस केस के लिए उसमें क्या चाहिए, उसमें आपको क्या, शॉकर चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर स्मूथ रोड पे भी चल रहे हैं तो आपको इस तरह से जर्क लगता रहेगा, ऊपर नीचे उछलते रहेंगे आप, उसमें एक जगह नहीं बैठ पाएंगे। अच्छी गाड़ी में सस्पेंशन भी यही काम करता है। जो ट्रेन्स होती हैं उसकी जो बॉगीज होती है उनके बीच में बफर्स लगाए जाते हैं, एक इधर से होगा, एक इधर से होगा, आगे से इस तरह से निकले हुए, और उनमें ये ऊपर जो होता है इस तरह से बड़े हैवी स्प्रिंग बने होते हैं। तो जैसे ही वो अगले वाली बोगी से टकराते हैं, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते ही क्या होगा, पीछे वाली बोगी क्या गई, आगे वाली पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो जब फोर्स एक्सर्ट करेगी, अगर यहाँ बफर्स के अंदर शॉकर्स नहीं है, बफर्स नहीं है, तो क्या करेंगे, वो आगे से इतना फोर्स अप्लाई करेंगे, ब्रेक लगाने के बाद भी उसको आगे पलट देगा गाड़ी को। तो क्या करते हैं, इसके अंदर स्प्रिंग्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग, और वो स्प्रिंग्स क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस होते हैं तो डेल्टा टी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जो पीछे वाली बोगी है उसका आगे वाली बोगी पे जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से वो बोगी रुक जाएगी। तो उनके अंदर भी क्या प्रोवाइड करते हैं, शॉकर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जितने एग्जाम्पल्स हमने बताए वो सारे एग्जाम्पल्स किससे रिलेटेड हैं, वो सब इंपल्स से रिलेटेड होते हैं। तो आप ड्यूरेशन बढ़ा करके क्या कर देते हैं, फोर्स को कम कर लेते हैं, ड्यूरेशन को कम करने के बाद फोर्स को बढ़ा सकते हैं। एक एथलीट होता है, तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा है, और जब फिनिशिंग टच पे आता है तो क्या आपने देखा कि फिनिशिंग टच ही है और यहां जाने के बाद रुक गया, 100 मीटर रेस है,
रुक ही नहीं सकता। अगर अचानक से रुकेगा तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और डेल्टा टी कम होने से फोर्स क्या होगा, बढ़ गया है। तो आपकी बॉडी पे इतना ज्यादा फोर्स लगेगा, आप आगे लुढ़क जाओगे, आगे गिर जाओगे। तो क्या सिखाया जाता है उसको कि फिनिशिंग एंड के बाद भी वो डेल्टा टी बना दे, थोड़ी दूर तक दौड़ता हुआ चला जाए, धीरे स्पीड धीरे धीरे कम करेगा। तो जितना डेल्टा टी बढ़ाएगा उतनी उसकी बॉडी पे फोर्स कम लगेगा। इसका मतलब वो थोड़ा आगे तक जाने के बाद रुक जाएगा। तो these all are the applications of impulse of force. So basically what is impulse? Impulse is nothing but it is a total effect of force. Force का भी total effect है, टाइम के साथ कनेक्ट कर दिया। तो आगे आपको दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, दोनों में क्या दोनों की नीड क्यों पड़ी। मोमेंटम में मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, और इंपल्स में फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। कि मोमेंटम भी क्या बताता है कि भाई किसी अलग अलग बॉडी के ऊपर जिनका मास अलग अलग है, जब सेम फोर्स अप्लाई करते हैं सबका वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वहां मोमेंटम की टर्म्स में मेजर करते हैं। यहां भी आप डेल्टा टी को कम या ज्यादा करके फोर्स को, इफेक्ट को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ फोर्स और डेल्टा टी का प्रोडक्ट एक नई फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा, दैट इज नोन एज इंपल्स। तो बेटा ये तो इंपल्स हो गया। चलिए इसमें एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इसको हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम क्या है? हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, देखिए हॉर्स और कार्ट प्रॉब्लम ये है कि हॉर्स कार्ट को कैसे पुल करता है, इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करना है। यहां से कोई कार्ट आपने ली, ये कोई कार्ट है, और इस कार्ट को यहां से पुल करना है। यहां पर हॉर्स है, तो हॉर्स ने कार्ट को पुल किया, मान लीजिए एफ फोर्स से, और इसका रिएक्शनरी फोर्स मान लीजिए एफ डैश हुआ। यहां से यही तो होता है न्यूटन्स लॉ से। अगर हम नॉर्मल तरीके से समझते हैं, horse has applied a force F on the cart in the forward direction, then cart will also exert a force on horse F dash but in opposite direction। और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कार्ट को आगे नहीं जाना चाहिए। तो कार्ट किस फोर्स की वजह से आगे जाती है ये हमें सीखना है। हम ये नहीं कह सकते कि हॉर्स इज पुलिंग द कार्ट, horse is pulling the cart, but the cart is also exerting the force in opposite direction. So these two forces must balance each other. जो ऐसा होता नहीं है, कार्ट फिर भी आगे जाती है। तो देखिए इसका रीजन समझिए, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसलिए इनकी वजह से कार्ट आगे नहीं जाती है। अब कार्ट किसकी वजह से आगे जाती है, देखिए जरा। फोर्स, एक फोर्स अप्लाई करता है। देखिए फोर्स क्या करता है, ग्राउंड के ऊपर अपने पैर रखता है, जैसे इंसान पैर रख के आगे बढ़ता है, और एक एंगल पे क्या करता है, पुश करता है। ये मान लीजिए उसने फोर्स अप्लाई किया, और कौन से वाला फोर्स अप्लाई किया, F1, और इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिएक्शन R1 होगी उसके ऊपर। तो F1 इज द फोर्स अप्लाइड बाय द फोर्स ऑन द ग्राउंड, एंड R1 इज इट्स रिएक्शन। और जरा इस R1 को दो कंपोनेंट में बच्चों रिजॉल्व करना। ये कंपोनेंट कौन सा होगा, R1 cos थीटा, ये कंपोनेंट कौन सा होगा, R1 sin थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब ये R1 sin थीटा क्या करेगा, R1 sin थीटा तो हॉर्स को किधर थोड़ा सा ऊपर उठने में मदद करेगा, इफेक्टिव वेट को कम करेगा। और R1 cos थीटा क्या करेगा, हॉर्स को आगे लेके जाएगा। तो यानी कि ये जो R1 cos थीटा है, जो इस फोर्स की रिएक्शन का कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हॉर्स को आगे ले जाता है। और जब हॉर्स आगे जाता है, हॉर्स इज कनेक्टेड विद द कार्ट। हॉर्स भी किससे कनेक्टेड है, कार्ट से, दोनों आपस में ज्वाइंट है। तो यानी कि हॉर्स और कार्ट जो होंगे वो अब एक सिस्टम की, एक बॉडी की तरह से काम करेंगे। बॉडी दो अलग अलग है, लेकिन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया। जैसे इसमें बहुत सारे पार्टिकल आपस में कनेक्टेड है, देखो उसको अलग कर दिया। अब ये आगे जाएगा तो ये तो आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर हमने इसके ऊपर ये लगा दिया, ऐसे ये लगा दिया, तो बताइए जब ये आगे जाएगा तो ये भी आगे जा रहा है कि नहीं। तो जब हॉर्स आगे जाएगा और हॉर्स के साथ कार्ट कनेक्टेड है, द कार्ट विल ऑल्सो मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोवाइडेड इन दोनों के बीच में यहां जो फ्रिक्शन फोर्स है, इन दोनों फ्रिक्शन फोर्स से जब R1 cos थीटा ज्यादा हो जाएगा, कार्ट आगे जाएगी। तो जो कार्ट आगे जाती है वो इस फोर्स की वजह से नहीं जाती है। कौन से वाला फोर्स, applied by the horse on the cart, because it is balanced by the force applied by cart on the horse. So cart moves forward just because of the component of R1 cos theta, which is in horizontal direction applied on the horse. और R1 क्या है, reaction of which force, F1। तो ये F1 फोर्स की रिएक्शन है, जिसकी वजह से हॉर्स आगे जाता है। हॉर्स के साथ कार्ट कनेक्टेड है, तो हॉर्स और कार्ट दोनों अब एक पार्ट बन गए सिस्टम का। और जब एक पार्ट बन गए तो जैसे जैसे कार्ट आगे जाएगी, हॉर्स आगे जाएगा, वैसे ही कार्ट भी आगे जाएगी। लेकिन द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स ऑन द कार्ट इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स अप्लाइड बाय कार्ट ऑन हॉर्स एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से ये बैलेंस करता है।
तो इसे कहते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। इसको पूरे को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, 3-4 पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे कि मान लीजिए ये इस पे फोर्स जो कार्ट के ऊपर हॉर्स में जो पुलिंग फोर्स लगाया हुआ F है, रिएक्शनरी फोर्स F डैश है, दोनों न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। जब नेट फोर्स 0 आएगा तो फिर कैसे कार्ट आगे जाएगी, कौन सा कार्ट के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, कौन से वाला बताएंगे। देन व्हेन हॉर्स पुशेस द ग्राउंड विद द फोर्स F1 obliquely, then its reaction is R1 and resolving R1 into its horizontal and vertical components, R1 sin theta will reduce the effective weight of the किसका horse, as a result of which R1 cos theta will be the component of reaction R which is required to move the horse forward, and when this forward component the force becomes greater than the frictional force between the tires and the road of the tires of the cart and road, then it moves in the forward direction. इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज हमने 2 चीजें पढ़ी, एक पढ़ा इंपल्स ऑफ फोर्स जिसको हमने टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स बताया, उसका फॉर्मूले बताए, एक नहीं 3 फॉर्मूले बताए, और फिर हमने क्या बताया, इसमें टोटल हमने इसको एक्सप्लेन किया था अलग अलग फॉर्मूले बना के एप्लीकेशन से। अब एक छोटा सा पार्ट और बताता हूँ हॉर्स एंड कार्ट के बाद में। हमारे पास अब 2 फिजिकल क्वांटिटी आ गई। एक फिजिकल क्वांटिटी तो है बच्चों इंपल्स और एक है मोमेंटम। तो व्हाट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम? मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है? एक इंपल्स और मोमेंटम थ्योरम भी है। इंपल्स का एक तरीका तो आपने बताया I इक्वल टू कैसे निकालेंगे, F डेल्टा T से निकालोगे। अब देखिए दूसरा मेथड बताते हैं। बताओ हमने इंपल्स का फॉर्मूला क्या बताया, F डेल्टा T बताया कि नहीं, और F क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ से, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है। जरा रखना दोनों वैल्यूज को, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इंटू डेल्टा T, ये कैंसिल हो गया डेल्टा P, और I क्या है बताओ, I है इसमें इंपल्स, और डेल्टा P क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स को निकालने का एक मेथड और आ गया हमारे पास। अगर आप इंपल्स निकालना चाहते हैं और आपके पास फोर्स नहीं है, आपके पास डेल्टा T नहीं है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप डेल्टा P निकाल लीजिए, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब हुआ P2 माइनस P1, और ये हो गया mv माइनस mu, ये भी निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए इसका एक एग्जांपल बताते हैं, बहुत अच्छा फॉर्मूला मिला। इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम से तो मिलेगा ही नहीं, आपको बहुत कम मिलेगा, आपको इस मेथड से निकालना पड़ेगा। देखो जरा, ये कोई बॉल आया और ये बॉल टकराया, और कितनी वेलोसिटी से u से, और टकराने के बाद मान लीजिए u वेलोसिटी से ही वापस आ गया। हमने मान लिया कि एक आइडियल कंडीशन है जिसमें कोई वेलोसिटी में लॉस नहीं होता, एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। कोलिजन के टाइम पर जिस वेलोसिटी से टकराया उसी वेलोसिटी से क्या हो गया, वापस आ गया। तो कितना इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल हुआ, but the impulse imparted to the wall that will be given is equal to delta P, और डेल्टा P कितना हो जाएगा बताइए, जाने का मोमेंटम कितना था m into E, और वापस आने का मोमेंटम कितना होगा mu। तो कुछ बच्चे करेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये तो 0 आ गया है। 0 नहीं आएगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। कैसे ठीक करोगे, देखो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, जाने का मोमेंटम कितना हुआ m into u, जाने की वेलोसिटी कितनी थी u, जो रिटर्न होने की वेलोसिटी आएगी वो इनकम इस वेलोसिटी के इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई इट विल बी माइनस mu। तो जो वापस वाला मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम, दैट विल बी माइनस mu, और माइनस mu कितना होगा, माइनस ट्वाइस mu। तो बच्चों जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी में सम लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, उनकी डायरेक्शन का हम ध्यान रखते हैं। तो अगर हम जाने की यहां से आपने इस बोर्ड पे टकराई, बॉडी भी कितना मोमेंटम था m into u, जब टकराने के बाद वापस आई तो अब इसका मोमेंटम m into u नहीं, कितना रहेगा, माइनस m into u हो गया, बिकॉज जाने की वेलोसिटी u और वापस आने की वेलोसिटी माइनस u। अगर कोई वेलोसिटी का लॉस नहीं हुआ, ये हमने एज्यूम किया, ठीक है, ये एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ जो मोमेंटम आएगा माइनस mu दैट इज इक्वल टू माइनस 2mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इस तरीके से भी हम इंपल्स को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। इसे कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम और इंपल्स मोमेंटम फॉर्मूला, according to which impulse imparted to a ball or to a body is equal to the change in its momentum। तो अगर आप इंपल्स निकालना चाहते हैं, 3 फॉर्मूले पहले आपने पढ़े थे, पहले F डेल्टा T, इंटीग्रल F dt, एरिया ऑफ द रीजन बिलो द ग्राफ लाइन, एंड लास्ट वन इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला आपको बच्चा इंपल्स का दिया, ठीक है। तो ये टॉपिक इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, इसको अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिया।